हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे खिलाफ सब झूठी एफआईआर कर दी गई है और अब लगातार पुलिस परेशान कर रही है। तो अगर आपके खिलाफ भी इस तरह की झूठी एफआईआर हो गई है और आपको कोई सजेस्ट करता है कि आप क्वेश्चन की तरफ जाइए, तो आखिर ये क्वेश्चन कहाँ है, क्या होती है और कैसे हाई कोर्ट जाया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर और इस पूरी एफआईआर के क्वेश करने के कानून पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए विकास गुप्ता सर जुड़ चुके हैं। करीब 3 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव और क्रिमिनल के मामले में आप मास्टर कहे जाते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत शानदार बड़ी वकालत है, बड़े क्रिमिनल के हाई प्रोफाइल केसेस किए हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताइए, अगर किसी तरह झूठा मुकदमा हो गया है, अब आदमी परेशान है, आप जानते हैं भारत में पुलिस का क्या रवैया होता है। जैसे ही एफआईआर हो गई, आप पे दबाव डालने लगे, आपके पिता को लगातार बुला रहे हैं, आपके घर वालों को लगातार बुला रहे हैं, क्वेश्चन लगातार हम सुनते हैं कि क्वेश्चन कराने के लिए आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। आखिर ये क्या प्रावधान है? निचली अदालत को छोड़ा जा सकता है, सीधे जाया जा सकता है, वो सब कुछ हमें बताइए। लेकिन यहां थोड़ा सा 7 साल की तक की सजा और 7 साल के बाद तक की सजा, दोनों के प्रावधान को थोड़ा बताइए सर। विप्लव, मैं थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहूंगा क्योंकि एक आम श्रोता को समझने में के लिए थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा। दो प्रावधान तो आपने जैसे कहा कि जो ऑफेंसेस 7 साल तक हैं उसमें नोटिस देना होता है और अरेस्ट डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। अनीश कुमार की जजमेंट है और अभी 2 दिन पहले जस्टिस रविंद्र भट्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनीश कुमार की जजमेंट को पूरे मेमोरेंडम की तरह नीचे भेज दिया जाए, पुलिस महकमे में भेजा जाए, जिससे कि उसकी जानकारी पूरी रहे। और दूसरे ऑफेंसेस जो 7 साल से ऊपर हैं, जिसमें 41A का नोटिस नहीं देना और अरेस्ट आप बिना रीजन रिकॉर्ड करे भी आप कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है विप्लव, अगर किसी के खिलाफ एक एफआईआर होती है इस देश में, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर एफआईआर होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद झूठी में चार्जशीट है, तो जो इंडिया में, जो भारत में प्रोसेस है, वो अपने आप में एक सजा है। हो सकता है कि एक झूठी एफआईआर पे आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई हो और गवाही करते करते 10 से 15 साल लग जाएं और आप केस जीत जाएं, लेकिन वो जो 15 साल या 10 साल का कानूनी प्रक्रिया का प्रोसेस है, वो अपने आप में एक सजा है। करेक्ट। उस सजा को बचने के लिए सीआरपीसी में कुछ प्रावधान है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब सीआरपीसी लिखी तो 482 का ऐसा प्रावधान है जिसमें आप जो झूठी एफआईआर हैं या जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को नहीं दिखाती हैं, या जो द्वेष भावना से लिखवाई गई एफआईआर है, या जो सिविल मैटर को क्रिमिनलिटी देने के लिए एफआईआर करी गई है कि आपको किसी से रुपया लेना है, कोई लोन था, कोई सिविल मैटर था, अब आपको लगता है कि सिविल कोर्ट में जाने से प्रक्रिया लंबी है। एफआईआर, विकास जी, एफआईआर कराने का सीधे तौर पर बहुत से मामलों में मतलब ये रहता है कि जैसे ही पुलिस का इंटरफेरेंस होगा तो आप परेशान हो गए, क्योंकि पुलिस का नाम भारत में हैरेसमेंट है। पुलिस हैरेस करती है, ये सर्वविदित है। तो जैसे ही आपने एफआईआर कराई तो जो आपका दुश्मन है, अपोनेंट है, उसको आप घेरने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर वो जो एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं डिस्क्लोज कर रही है, या जिनके इंग्रेडिएंट्स को, एलिगेशंस को पूरा पढ़ करके लगता है कि कोई ऑफेंस नहीं बनता, तो ये सारी चीजों में आप 482 में डायरेक्ट हाई कोर्ट में आ सकते हैं और क्वेश्चन करा सकते हैं। अगर मैं आपके श्रोताओं के लिए बहुत एक सिंपल सी जजमेंट, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल एंड अदर्स की एक जजमेंट है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें 7-8 प्रावधान है कि आप उन 7-8 कैटेगरीज में फॉल करते हैं। जैसे कि अगर हम एलिगेशंस को अगर बिल्कुल लें और वो अगर कोई ऑफेंस ही नहीं डिस्क्लोज करते, या कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, या एफआईआर द्वेष भाव से लिखवाई गई है, या किसी सिविल मैटर को क्रिमिनलिटी देने के लिए है, तो ये सारे उसमें 7-8 प्रावधान है कि जिनके बेसिस पे एक एफआईआर को क्वॉश किया जा सकता है। मुझे श्रोताओं को मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा था, जो हमने शुरुआती दौर में भी कही थी, कि जहां पे आपके खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो आपको तुरंत हाई कोर्ट में 482 में पिटीशन लगा करके उसे क्वॉश करना चाहिए, ना कि आप पूरी इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और ट्रायल के प्रोसेस से जाएं, क्योंकि उसमें अगर आपको अक्विटल हो भी गया तो वो जो एक पूरा
व्यू, चक्रव्यूह है जो अपने आप में, जो वो प्रोसेस अपने आप में एक पनिशमेंट है। तो इस पनिशमेंट से बचने के लिए जहां पे आपको लगता है कि आपके खिलाफ अनर्गल एफआईआर रजिस्टर करी गई है, मिली भगत रजिस्टर एफआईआर है और कोई ऑफेंस नहीं है, तो आपको हाई कोर्ट अप्रोच करके उसको क्वॉश कराना चाहिए। मतलब साधारण सी भाषा में आपके खिलाफ किसी थाने में एफआईआर हो गई, अब उस राज्य के हाई कोर्ट में जाने की अपेक्षा आप गए, आपने प्राइमा फेसाई, किसी ने आपसे कह दिया कि साहब एक काम करिए, आप एंटिसिपेटरी बेल ले लीजिए या आप बेल के लिए चले जाइए, तो कोर्ट के सामने आप पेश हुए, उन्होंने बेल दी, इसके बाद अगली तारीख दी, इसके बाद आप पेश हो रहे हैं, फिर पुलिस ने चार्जशीट किया, पूरा ट्रायल चला और इसके बाद जाके आप एक्विटल हुए। तो ये जो 15-20 साल आप जो विकास गुप्ता सर कह रहे हैं कि ये जो 10-15 साल का पीरियड होगा जहां आपका पैसा, रुपया, समय बर्बाद हुआ और उसका रिजल्ट ये निकला कि अदालत ने कहा ये तो झूठी एफआईआर है, तो इसलिए 482 का जो प्रोविजन दिया गया उसका साफ तौर पर मतलब ये था कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच करो। मैं सही समझ रहा हूं आपको? बिल्कुल विप्लव, बिल्कुल। हाँ, मेरा सर प्रमुख प्रश्न है कि क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के एक तो कितना बड़ा चांसेस होता है, नंबर वन, एफआईआर का कितना बड़ा रोल होता है कि एफआईआर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है एफआईआर इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया, तो सब कुछ तो है नहीं, लेकिन मोटे मोटे एलिगेशन लगा के एक एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अब पुलिस उसको चाहे सम्मन या विदाउट सम्मन फोन करके परेशान कर रही है, तो एफआईआर का कितना बड़ा रोल होता है और प्रोबेबिलिटी क्या है हाई कोर्ट में? देखिए विप्लव, स्पष्ट तौर से आपके श्रोताओं को ये पता होना चाहिए कि एफआईआर में जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उनको आपको एज इट इज लेना है और तब दिखाना है अपनी पिटिशन में कि इसको अगर हम एज इट इज लेते भी हैं एलिगेशंस को, तो ये एक ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं करते या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं करते। क्वॉशिंग ऑफ द एफआईआर के स्टेज पे अक्यूज्ड अपने डिफेंस को नहीं लेके आ सकता। विप्लव, आपके श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि एफआईआर क्वॉशिंग में अगर जो एफआईआर में एलिगेशंस हैं, जो आपके खिलाफ इल्जाम हैं, उनको आपको एज इट इज लेना होता है। उस पे आप इफ एंड बट नहीं कर सकते कि ऐसा था वैसा था। अगर एलिगेशंस को हम एज इट इज लेते हैं और उसके बावजूद अगर कोई डिस्क्लोज नहीं होता कि इसमें कोई कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या ये एब्सर्ड है, तो एफआईआर की क्वॉशिंग बनती है। क्वॉशिंग के टाइम पे अक्यूज्ड अपने डिफेंस का एविडेंस नहीं लेके आ सकता, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि कई बारी अनइम्पीचेबल एंड स्टर्लिंग, बहुत ही स्वर्ण जैसा आपके पास एविडेंस होता है जिसको हाई कोर्ट उस स्टेज पे भी कंसिडर कर सकती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो कि आपके श्रोता समझ पाएंगे। अगर किसी के खिलाफ 138 का मुकदमा हुआ है एनआई एक्ट का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, साधारण भाषा में वो कंपनी था, चेक बाउंस केस का, अगर वो कंपनी था और वो उसमें डायरेक्टर था, अगर ऑफेंस होने से पहले वो उस डायरेक्टर से रिटायर हो चुका था, वो रिजाइन कर चुका था और वो डायरेक्टर जिस टाइम पे ऑफेंस हुआ है उस टाइम पे अगर वो डायरेक्टर नहीं था, अगर वो हाई कोर्ट में अपनी क्वॉशिंग पिटिशन लगाता है और उसके साथ फॉर्म 32 जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक दस्तावेज होता है जो दिखाता है कि कब किस डेट से कौन कौन डायरेक्टर्स थे और नहीं थे, उस डॉक्यूमेंट को हाई कोर्ट 482 में क्वॉशिंग में देख सकती है। अमूमन तौर पे आपके जो डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही अनइम्पीचेबल स्टर्लिंग क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, वही हाई कोर्ट देख सकती है। बाकी तमाम आप अपना एविडेंस 482 के स्टेज पे नहीं लाके देख सकते। तो अवश्य 482 की क्वॉशिंग एक मुश्किल रेखा है जिसे पार करना है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सक्षम वकील के साथ अगर आप 482 में जा रहे हैं, अगर आपके खिलाफ एफआईआर में कुछ भी नहीं है, तो आपको 482 के प्रावधान को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको शुरुआती दौर में कहा कि देश की कानूनी प्रक्रिया एज फार एज क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न, वो बहुत प्रोसेस ही अपने आप में एक सजा के बराबर है। ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए कि ज्यादातर अधिकतर मामलों में एफआईआर से डर क्या है? एफआईआर से डर, सबसे बड़ा डर तो ये रहता है कि एक तो पुलिस का हैरेसमेंट कोर्सन शुरू हो जाता है, वो आपको बेवजह परेशान करने लगती है।
दूसरा सबसे बड़ा फियर एक एफआईआर का होता है कि अगर 7 साल, जैसा कि अरनेश कुमार का आपने जजमेंट बताया कि अगर 7 साल के एम्बिट को अगर पार कर गया बाय द वे, और पुलिस क्या करती है, अरेस्टिंग का एक दबाव बनाती है कि हम अरेस्ट करके ले जाएंगे, तो एक जेल जाने का भी एक बड़ा डर रहता है। विकास सर, मुझे ये बताइए, हाई कोर्ट के सामने ये 482 क्वेश्चन में आप जाते हैं तो क्या सीधे एफआईआर रद्द कर की मांग करते हैं, या ये भी करते हैं कि साहब एक काम करें कि कुछ ना हमें दे पाए तो कम से कम इन पुलिस से निजात दे दें, हमको अरेस्ट ना करें, हमको जेल ना भेजें? क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, 482 है, आप नो कॉर्सिव एक्शन जब तक आपकी पिटिशन सुनवाई हो रही है। पर उसमें हाईकोर्ट को लगना चाहिए कि 482 में वो तथ्य हैं जो 482 की जो लक्ष्मण रेखा है, जो टेस्टिंग पॉइंट है, आप उसको पार कर रहे हैं या नहीं। ये नहीं कि आपने 482 लगा दी तो आपको स्टे ऑफ अरेस्ट या नो कोर्सिव एक्शन मिल जाएगा। कोर्ट को कन्विंस होना पड़ता है कि अगर हम मटेरियल को देख रहे हैं, एलिगेशंस को देख रहे हैं, वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, या ये द्वेष भावना से प्रेरित एफआईआर है, इन सारे मापदंडों को देखने के बाद अगर हाईकोर्ट को लगता है कि हाँ इसमें, इस क्वॉशिंग पिटिशन में दम है, तब वो एक ऑर्डर पास करते हैं। नहीं तो अन्यथा वो कहते हैं कि आपको अगर अरेस्ट से डर है तो आप एंटिसिपेटरी बेल लगाइए, इसको इसमें कंफ्यूज ना करिए। विकास सर, आपका एक तो लंबा बड़ा अनुभव है क्रिमिनल केसेस को देखने, हजारों एक्यूज को, हजारों आरोपियों को आपने 482 में स्टे दिलाया, आप लगातार दिल्ली हाईकोर्ट और कई राज्यों में जाते रहे, आपका अनुभव क्या कहता है? हाईकोर्ट कितना लेनियंट व्यू रखता है या नहीं? वो देखता है कि भाई मटेरियल क्या है, बताओ हमें सच्चाई, इसके बाद हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए विप्लव, अगर आप रिसेंट जजमेंट्स देखेंगे, निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जजमेंट्स को भी, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप इन्वेस्टिगेशन को जल्दी समाप्त नहीं कर सकते। आपको रेयर ऑफ रेयर केसेस में ही 482 में वॉशिंग को अलाउ करना है, ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू है। लेकिन वही मैंने आपको जब कहा कि एक सक्षम वकील अगर, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है टू मीट द एंड ऑफ जस्टिस, और अब कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज ना किया जाए। और कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज क्या है कि प्रोसेस में ही अगर आप किसी को सजा दिला दें, 10 साल तक ट्रायल चलाते रहें, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ, हाई कोर्ट को 482 की पावर का यूटिलाइज करना चाहिए। तो मैं निरंतर इसी बात को कहता हूं कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर में एलिगेशंस को लेने के बाद भी ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं होता, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो आपको एक अच्छी पिटिशन बना के, अच्छा आर्गुमेंट करके हाई कोर्ट में उसको क्वेश्चन के लिए जरूर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ दो पक्ष हो गए, एक व्यक्ति जो एक झूठी एफआईआर का शिकार हो गया है, और दूसरा पक्ष हो गया उसको रिप्रेजेंट करने वाला वकील। तो जो आपने अभी बताया कि आपको क्या क्या चीजें हाईकोर्ट के सामने रखनी है, वो तो ठीक है, एक आरोपी के उसमें हो गया। एक वकील जो अपनी दक्षता के साथ उसको केस को लड़ता हो, उसके पास इस पूरी क्वेश्चन को लेकर क्या क्या वो होने चाहिए, और क्या एक बड़े लंबे अनुभव की जरूरत है, या कुछ ऐसा आप बता सकते हैं जिससे कि वो अच्छे से केस को रख सके कोर्ट के सामने? देखिए, लंबे ऐसा कुछ नहीं है कि लंबे अनुभव की आवश्यकता है। अगर कोई भी वकील ये एफआईआर को पढ़ता है और उसको पढ़ने के बाद उसको समझ में आता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ही नहीं है, अगर आप आईपीसी में भी देखेंगे कि वो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, या ऑफेंस अपने आप में ही कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, या उस एलिगेशंस को पढ़ करके किसी भी प्रूडेंट आदमी को लगता नहीं है कि ये इसकी संभावना भी है, ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे 482 में आप एफआईआर क्वॉश करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि संभवतः हर क्रिमिनल लॉयर जो थोड़े से भी रीजनेबल पढ़ते हैं और रीजनेबल एक्सपीरियंस होता है, वो समझने लग जाते हैं कि कौन सी चीज एफआईआर 482 में क्वॉश की जा सकती है और कौन सी नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर हाईकोर्ट से बाय द वे रिलीफ नहीं मिलती है और हाईकोर्ट मना कर देता है कि नहीं देते हैं, पहला, क्या सुप्रीम कोर्ट आने का विकल्प है? और नंबर 2, क्या अगर हाईकोर्ट नहीं डिसाइड करता है, नहीं, तो क्या आपको निचली अदालत में जाके ही अपना फिर पूरा ट्रायल वायल फेस करना पड़ेगा, या कोई है प्रावधान? नहीं विप्लव, अगर हाईकोर्ट आपकी 482 की पिटिशन को डिसमिस कर देता है तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है। आपको तुरंत ट्रायल कोर्ट में जाकर के ट्रायल फेस करने की आवश्यकता नहीं।
तो वो सुप्रीम कोर्ट एक बार जाएगा, वहां अपनी बात जरूर रख सकता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर को कितना मतलब सुप्रीम कोर्ट में वैल्यूएशन होती है, या आप बिल्कुल नए स्तर पे जाके आप लोग बहस करते हैं? नहीं विप्लव, वही एक 2 पेज की या 4 पेज की जो एफआईआर है वही बैकबोन है आपके केस की, कि क्या वो डिस्क्लोज कर रही है ऑफेंस को, नहीं कर रही है, या किस तरह से है, कि क्या वो द्वेष भावना से है, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बहुत सारे कारण विप्लव बन करके आते हैं इन एफआईआर में, और आप जब नई बार अलग अलग बार एफआईआर पढ़ते हैं तो आपका अंदाज नजरअंदाज भी आपका बदल जाता है, और उसको पढ़ने के बाद ही आप उन चीजों पे फैसले पे आते हैं। निश्चित रूप से। और आप जैसे जब अनुभवी वकील पढ़ते हैं किसी एफआईआर को, तो निश्चित रूप से ये जान लेते हैं कि आखिर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये एफआईआर की गई है, इसका मोटो क्या है, इसका मकसद क्या है, ये कहाँ ले जानी है, ये सच के साथ है या एक झूठ का आडंबर है जो बना दिया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वकील साहब ही लिखा देते हैं कि ये जाओ एफआईआर में लिखा दो, पुलिस एज इट इज लिख लेती है और व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है। लेकिन 482 का जो सर ने प्रोविजन बताया, विकास गुप्ता सर ने, कि आपको क्या क्या बेहतर चीजें रखनी पड़ेंगी, और इस आधार पर 482 में आप क्वेश्चनिंग तो कराएंगे ही, हाईकोर्ट से आपको बड़ी रिलीफ मिल सकती है। आपका कोई भी प्रश्न विकास गुप्ता जी से रहता है, लगातार एक हमारा नंबर चल रहा है और justnyaya.com की वेबसाइट चल रही है, आप विकास गुप्ता जी से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।